हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में देख लें हम लोग हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसमें हम लोग किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। अभी अभी हम लोग आपका गाँव में बसे लोगों के बारे में देख रहे थे कि क्या उनकी व्यवस्था थी, कि और कैसे रहते थे, महिला किस प्रकार काम करते थे। इन सब चीजों को आपका देख रहे हैं। ठीक, हो गया। चलिए, अब हम देख रहे थे इसमें, और हमने देखा कि आपका किस प्रकार से आपके जंगल और कबीले में लोग रहते थे। बसे हुए गांव के बारे में हमने पढ़ा। कुछ हिस्से बाप के तराई में थे, कुछ झाड़ियों से घिरे थे, कुछ सामाजिक सूत्र में रहते थे, और करीब एवरेज ऑफ 40% लोग ऐसे थे। अब देखिए, समसामयिक रचना जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल था। कि उस जमाने में करंटली जो आपकी रचना रची गई, और अगर कोई व्यक्ति आपका जंगल में रह रहा है तो जंगल में रहने वाले व्यक्ति के लिए क्या कह दिया गया है कि भैया तो जंगली है। ठीक, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता से ना होना बिल्कुल नहीं था। क्या कोई व्यक्ति जंगल में रहे तो आपने जंगली कह दिया, शहर में रहे तो शहरी कह दिया? भाई ऐसा बोल देते हैं, उसी जगह का स्थानीयकरण कर देते हैं। क्लियर है? उसी आधार पर। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलन यही है कि उन दिनों में इन शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानियों के से होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर झीलों में और बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद आपके कहते हैं इकट्ठा किए जाते थे। गर्मियों में मछलियां पकड़ी जाती थी, मानसून के महीने में खेती की जाती थी, और शरद व जाड़े के महीने में शिकार किया जाता था। ठीक, सिलसिला लगातार गतिशील व आपका बुनियादी पर खड़ा था। बस यह बुनियाद को मजबूत करता था, और एक जगह से दूसरी जगह घूमने रहने वाले में जंगल के बाप के कबीलों की एक खासियत थी। कैसे था? इन सब की एक खासियत थी। ये लोग आपके जंगल के रूप में कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका घूमते रहते थे, ये हमको इसमें आपका दिखता था और मिल जाता था कि इनकी क्या स्थिति है, कैसे कुछ है। क्लियर है? तो आपको समझ आएगा कि ये घूम कैसे रहे हैं और जंगल की संरचना है कैसी। क्लियर है? और आप इससे अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जंगल का इस्तेमाल किस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं। अब क्यों ना हो, क्योंकि जंगल बहुत सारे लोगों के रहने का आपका घर, एक आपका बसेरे के रूप में था। इतने सारे लोग जो आपके कबीले और क्षेत्रों में इस प्रकार रहा करते थे, जिनको आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। देखिए, जहां तक राज्य का सवाल है, उनके लिए जंगल उलटफेर करने वाला इलाका था। ऐसा था, उलटफेर मतलब दाएं से बाएं की चीज को करना जो है वो आपका उलटफेर है। ठीक, बदमाशों को आश्रम देने वाले का अड्डा मावस का एक बार फिर पावर की ओर देखते हुए कहता है कि जंगल में ऐसे रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग आपके कड़े विद्रोह हो जाते। अरे ऐसी चीजें थी जो आपका परगना जो क्षेत्र था उसमें आपका आपका जो था विद्रोह तक होते थे, कर अदा करने के लिए से मुकर जाते थे। क्या था विद्रोह का लेवल? कि लोग कर अदा करने से मुकर गए हैं, चीजें नहीं हो रही हैं, वो सारी चीजें इसमें हमको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है कि कैसे वो लोग आपके कर अदा नहीं कर रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा। क्लियर है? इस प्रकरण में ये सारी चीजें हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगी। हो गया? अब देखिए, आप यहाँ शिकार करते हुए देख सकते हैं किस प्रकार से शिकार। क्लियर है?
अब जंगल में घुसपैठ। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य की सेना के लिए हथियारों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश हाथी भी शामिल होते थे। पेशकश का मतलब जो आप कर के रूप में जो उनको प्राप्त होगा वो उसमें आपका हाथी भी हो सकता है। जंगल से पेशकश, पेशकश मतलब नजराने, उपहार, गिफ्ट को हम पेशकश कहते हैं। क्लियर है? कह रहे ये सारी चीजें भी हो सकते हैं। क्लियर है? मुगल राजनीतिक विचार में गरीब और अमीर के सहित सबके साथ जुड़े हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था। सरकार अभियान दरबार। इतिहासकार के माने तो राज्य सरकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों में लोगों की समस्या और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। कैसे थे? समस्या और व्यक्तिगत रूप से गौर किया करते थे। दरबारी कलाकारों ने चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता है। इसमें चित्रकार का अक्सर छोटा सा एक दृश्य बोर्ड डाला देखते हैं और जो आपका सद्भावनापूर्ण शासन के संकेत देता है। कैसा है कि भैया जो शासन है वो कैसा है? सद्भावनापूर्ण है, उसी का वो आपका संकेत देता है। ठीक, ये सारे हैं। और जो है वो अपने क्षेत्रों का वो क्या क्या करते थे? भ्रमण करते थे, घूमते थे, कहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था है, क्या किस प्रकार का कुछ चल रहा है, ये सारी। क्लियर है? देख लिया? चलिए याद रहेगा इतना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का साफ किया। अब कृषि के लिए बहुत सारे जंगल जो हैं उनको उन्होंने साफ कर दिया। ठीक, अब देखिए 16वीं शताब्दी के झुरमुट चक्रवर्ती की लिखी एक कविताओं में आपका चंडी मंगल का एक अंश। कविता के नायक काल केतु ने जंगल की खुली कारवा और एक साम्राज्य की स्थापना की। काल में मिलते ही परदेशी तमाम शहरों में फिर भी काले केतु ने आपके खरीद कर बांटे। उसमें भारी भरकम चक्कू, कुल्हाड़ी और भाले और आपके बरछे उत्तर दिया। उत्तर से आया दास, सैकड़ों उमड़े हुए हैं। वे कविता चकित देखकर कातुकेल को उसने दी सुपारी एक एक को। दक्खन से आई फसल काटने वाले एक उद्यमी के साथ 500। पश्चिम से आया सफर मियाँ साथ ही 22,000 को। लोगों की सुलेमानी मोती की माला जपते हुए पीर पैगंबर के नाम से जंगल को हटाने के बाद उसमें बचे सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में। जंगल को जैसे खोया घर आया, कुल्हाड़ी की आवाज सुनी और शेर डाला और दिन दहाड़े भागते हुए निकल गया। तो ये उसकी कविता के रूप में उन्होंने 5 चीजों को प्रदर्शित किया है, दिखाने का प्रयास किया कि क्या किस प्रकार से कुछ है। क्लियर है? देख सकते हैं। चलिए देख लिया इतना। पहाड़ी कबीले और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595 कि कैसे व्यापार जो पहाड़ी कबीले हैं और मैदानों के बीच जो व्यापार है वो कैसे शुरू हुआ, उन सारे हिस्सों का, उन सारी चीजों का, उन व्यापार को थोड़ा सा एक बार गौर कर हम लोग आपका देख लेते हैं कि क्या रहा व्यापार में। अब एक सूबा था अवध। उस समय प्रांत या सूबा कहते थे राज्य को। तो अवध आज का उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लखनऊ का रीजन है। कि मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाकों के बीच होने वाले लेन देन का अबुल फजल ने कुछ इस तरह से लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल।
उत्तर के पहाड़ों से इंसानों मोटे मोटे घोड़ों बकरों के मीट पर लाद कर बेशुमार सामान ले जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, शीशा, कस्तूरी, सुरागा यानी कि आग की पूंछ, शहद, चुप यानी कि संतरे के रस और नींबू के रस के साथ उबाल कर बनाए जाने वाला एक अमल, अनारदाना कैसा है, क्या कर ले जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक, अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्ची, चीड़ जिसे लाल रंग पाया जाता है कि जड़ें, सुहाग, जदावर, हल्दी जैसी एक जड़ है, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चीड़, बाज, काले बीज, मलमल यानी कि पक्षी का ही एक किस्म है, मरलिन, और वस्तुएं बदले में सफेद और रंगीन रुतबा, आपका पीला भूरा धातु, गहने बना जाते हैं, नमक, हींग, गहने, शीशे, मिट्टी आदि, ये सब इससे आपका ले जाए जाते हैं, जो आपको दिखाई देगा। क्लियर है? और आप इसमें देख सकते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से हैं, कैसे यहाँ इनको बताया गया है कि पहाड़ी और जो आपके मैदानों के बीच होने वाला जो व्यापार था, किन वस्तुओं के माध्यम वो ट्रेंड। ठीक, आगे देखें। अब देखिए, सूफी गायकों को सुनते हुए एक किसान और शिकारी, ये जो आपका सूफी गायक गा रहा है, ये सूफी गायक है, ये शिकारी और एक किसान है, कैसे उनको सुन रहा है, जो उनके स्रोत हैं, जो उनके वक्तव्य हैं, किस तरीके से इसमें देख रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं कि स्रोत और किस प्रकार से गा रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लें, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इनको देख लें। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी हाहाकार के रूप में जंगल वासियों की जिंदगी पर पड़ता है। जंगल के उत्पाद शहद, मोम, लाख बहुत महंगी थी, बहुत मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं 17वीं शताब्दी में भारत से समुद्र से होने वाले निर्यात की कुछ वस्तुएं थी। हाथ भी कपड़ा और बेचे जाते थे। व्यापार की वस्तुएं अदली बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे। पंजाब का लोहानी कबीला पंजाब के गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार का शिकार करते शिरकत करते थे। शिरकत का मतलब होता है विजिट करना, कहीं पर ट्रेड पर आप जा रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, वहां जाकर विजिट कर रहे हैं। ठीक, सामाजिक कारणों से जंगल के जीवन में बदलाव आया। अब सामाजिक स्थिति उथल पुथल होंगी तो वहां का जो जंगल वासियों का जीवन है वो आपका बदलता है, उसमें प्रभावित। कबीलों के पास सरदार होते हैं, बहुत कुछ छोटे और बड़े आमदनी। कई कबीले में सरदार जमींदार बन जाते हैं, कुछ तो राजा भी हो सकते हैं, कुछ सेना खड़ी जरूर होते हैं और खानदान के लोग सेना की भर्ती करते हैं। ठीक, या फिर भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग। सिंधु इलाकों की कबीले सेना ने 6000 घुड़सवार और 700 पैदल सिपाही होते हैं। असम में ओहम राजा के अपने पायक थे। अब देखिए, कहीं पर खड़ी हैं, कहीं पर सेना होती है, कबीले ही आपके जमींदार होते हैं। ठीक, और आपका सैन्य सेवा की मांग है और कबीलों में इतने से लेकर इतने तक घुड़सवार और बाप के इतने पैदल सैनिक होते थे। असम में ओहम का राजा पायक होते थे। वे लोग थे जो जमीन के बदले, इन्हें कहीं कहीं पाइका भी कहा गया है। तो जो पायक है ना, ये पाइका है। जब आप आगे बढ़ोगे तो ये लोग पुश्तैनी थे, लेकिन बाद में विद्रोह होगा, एक पाइका विद्रोह। क्लियर है? जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, यानी कि आपको एक जमीन का हिस्सा मिल जाएगा, आप उस पर खेती कर सकते हैं, बदले में कोई एक व्यक्ति घर का सेना में काम करेगा। ओहम राजा ने
जंगल हाथी पकड़ने पर एकाधिकार का ऐलान कर रखा था कि जंगल में केवल राजा कौन पकड़ेगा, हाथी कौन पकड़ेगा, अहोम राजा ही पकड़ सकते। ठीक, कबीलाई व्यवस्था में राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ से संक्रमण बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता था कि 16वीं शताब्दी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह से विकसित हुई। ऐसा हुआ कि 16वीं शताब्दी में ही पूरी जो आपकी प्रक्रिया है वो विकसित हुई। हमें उत्तर पूर्वी इलाकों के वापस कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातें मिलती हैं, और उदाहरण के तौर पर 16वीं शताब्दी में कोच राजाओं ने बड़ी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा किया। आप इसमें देख सकते हैं वो कैसे कब्जा कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी ग्रामीण व्यवस्था है, आप इनको देख सकते हैं, कैसी इनकी व्यवस्थाएं हैं जो आप देख रहे हैं। चलिए देख लें, समझ आया आपको इतना? आगे बढ़े। कैसे जमींदारी व्यवस्था थी, पाइका लोग कौन थे, अहोम राजाओं के यहाँ कैसे नौकरी करते थे, देख लिया है। जंगल के इलाकों में संस्कृति प्रभाव का विस्तार भी शुरुआत था। इतिहासकारों ने दरअसल यह भी सुझाव दिया था कि नए बसे इलाकों में खेतिहार समूह के द्वारा धीरे धीरे इलाकों में अपनाया गया और सूफी संतों यानी कि पीर ने एक बड़ी भूमिका अदा की। इस चैप्टर नंबर 6 में आप देखें। क्लियर है? पूरी व्यवस्था को हमने समझने का प्रयास किया। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।